नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी एट टी8 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में जानेंगे। अध्याय 3 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये है क्रियाकलाप साइड में जो बॉक्स में है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जातीय बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स का डिफिनीशन यहाँ से निकल कर आ रहा है। एवं जो बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। चलिए, इस क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। इसमें दर्शाया गया है इस अंतर्जनित वाला यानी मैग्मा वाला बात। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझ गए होंगे मैग्मा के बारे। आगे देखते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित के अंतर्गत आते हैं आकस्मिक के अंदर आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और पटल विरूपण, अंतर्जनित एक पाठ है पटल विरूपण, इसके अंतर्गत आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंतर्गत आते हैं अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। तो अपर्दन और निक्षेपण में नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इस बॉक्स वाले पॉइंट को। स्थलमंडलीय प्लेट भूप्रपटि में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को ही देख लेते हैं। एंडो यानी अंतः, एक्सो मतलब बाह्य, प्लस जेनिक मतलब उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक यानी अंतः उत्पत्ति और बाह्य एक्सोजेनिक यानी एक्सोजेनिक उत्पत्ति यानी बाह्य उत्पत्ति। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपटि पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो क्या क्या निकलते हैं एक ज्वालामुखी से, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये हो गया प्रपटि, ये हो गया मेंटल, ये हो गया मैग्मा कोस्ट। ये मैग्मा कोस्ट हो गया। यहाँ सही से करके निकल रहा, निकलते क्या है, गैस से व राख। ये है गैस और राख, ये जो यहाँ पर है। ये हो गया जहाँ पर निकाल क्रेटर। ये हो गया निकास यानी वेंट। ये हो गया लावा, नीचे जो आया है ये लावा हो गया।
और यह ठोस होकर के सही हो जाएगा, पठारक जैसा रूप ले लेगा, ऐसा ही। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाती है। यानी उद्गम केंद्र की परिभाषा यहाँ से निकल के आ रहा है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे देखते हैं, बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं, उद्गम केंद्र के बारे में बताए हैं। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये प्लेट की सीमा है ये, और ये हो गया अधिकेंद्र, यहाँ ये एपीसेंटर हो गया। आगे देखते हैं, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं या तैयार हो तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूज में जो भूकंप के झटके आए थे उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। 2 में है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, यानी स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। 3 नंबर में है भूज में निराशजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, केवल दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भूज की तबाही के बारे में जानते हैं। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, यानी चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अस्पताल यानी आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7 मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। चलिए दोस्तों, इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ये है दोस्तों, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश का नज़ारा देख सकते हैं आप एक चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं, यह बॉक्स वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। आगे देखते हैं, भूकंप से बचाव की तैयारी के बारे में यहाँ पे बताया गया है पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे,
दीवार के अंदरूनी कोने में इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें ही लिखा है। आगे देखते हैं। मुख्य स्थलाकृति पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम यह बॉक्स वाले पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, यानी इस बॉक्स वाले पहले, यानी इसकी प्रायोरिटी को आगे हम देंगे। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती हैं तो वह जलप्रपात बनाती हैं। चलिए यह देख लेते हैं। ये था नियाग्रा जलप्रपात की एक तस्वीर, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर जलप्रपात का दृश्य है नियाग्रा जलप्रपात। एक जलप्रपात की यहाँ पर भी हैं, देखते हैं। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। आगे देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील के बारे में यहाँ से आप पता कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं। इसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ ने बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, इस चित्र के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अच्छा, बाढ़ का मैदान है, ये बाढ़ वाला मैदान है, कट्टी हो रहा है। ये हो गया तटबंध, ये हो गया विसर्प, ये विसर्प हो गया यहाँ। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। हो जाती हैं जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबों का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों
के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं डेल्टा के बारे में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, समुद्री तरंग के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। आखिर समुद्री तरंगे क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती हैं, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन स्थलाकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हिमनद के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पवन के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाते हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं, जो कि आप चित्र संख्या 3.10 में आप देख सकते हैं। यह है बालू के टिब्बे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री सेल की विशेषता नहीं है? तो सेल। इनमें कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो सेल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता हिमोड कहलाती है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता हिमोड कहलाती हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियां के कारण कौन सी घटना होती हैं? तो ज्वालामुखी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियां के कारण कौन सी घटना होती हैं? तो ज्वालामुखी का हटना, ज्वालामुखी ही। छत्रक सेलें पाई जाती हैं तो रेगिस्तान में। छत्रक सेलें पाई जाती हैं तो रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं तो नदी घाटी में। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं तो नदी घाटी में। कहाँ? तो नदी घाटी में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मिलान वाले बिंदु को भी देख लेते हैं, यानी इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। क में है हिमनद, जो कि बर्फ़ की नदी है। बर्फ़ की नदी को हिमनद कहते हैं।
विसर्प, विसर्प यानी नदियाँ, विसर्प यानी नदियाँ। पुलीन, पुलीन मतलब समुद्री तट को पुलीन कहते हैं, समुद्री तट को पुलीन कहते हैं। बालू की टिब्बा, रेगिस्तान, रेगिस्तान को बालू की टिब्बा कहते हैं। जलप्रपात, कठोर समस्तर सेल, जलप्रपात कठोर जल समस्तर सेल। भूकंप, पृथ्वी का कंपन, भूकंप यानी पृथ्वी का कंपन। आगे देखते हैं दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए दोस्तों, एक ही वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय भी स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं एक वीडियो में 2 चैप्टर को हम पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, वायु के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग वायु के बारे में जानेंगे, वायु के क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। चलिए बिना समय को गंवाते हुए अध्याय स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ से डेफिनेशन आ रहे हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस, वायुमंडल का संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हम पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं।
इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हर एक पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो जाता है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर समान तथा जलवायु को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बॉक्स वाले पॉइंट को हम लोग पहले देखते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती हैं। जब वायु गर्म होती हैं तो फैलती हैं और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। ठंडी वायु सघन और भारी होती हैं, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो वायु चक्र के बारे में यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की क्या क्या संरचनाएं हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल, जो कि चित्र संख्या 4.2 में दर्शाया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, क्षोभमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती हैं। समताप मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करते हैं। वही मध्यमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती हैं। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल पढ़ने से पहले इस चित्र के माध्यम से हम पहले समझ लेते हैं। ये हो गया माउंट एवरेस्ट, ये हो गया क्षोभमंडल, क्षोभ सीमा ये हो गया। उसके बाद ओजोन जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं। हवाई जहाज भी समताप मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। यह हो गया समताप की सीमा। यह हो गया मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद हो गया ये मध्यमंडल की सीमा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता है। ये हो गया वायुमंडल और ये हो गया वायुमंडल की सीमा। ऊपर हो गया बहिर्मंडल। आगे देखते हैं, वायुमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की परत पतली परत होती हैं। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मौसम एवं जलवायु के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बांटने से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति अच्छा होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार एवं मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं बॉक्स वाले पॉइंट को। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब लगभग 2 अरब का भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती हैं। 2 अरब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तापमान के बारे में। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है क्या? आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती हैं कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं, तो नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, यह बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री यानी सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वायुदाब के बारे में हम लोग जानते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती हैं, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ी होती हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती हैं। इसके फलस्वरूप यह भारी होती हैं। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हैं तथा तूफान के समय पैरों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती हैं तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती हैं कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन से छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। यह बॉक्स वाले पॉइंट से क्लियर हो गया पछुआ पवन किसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें तीसरा है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद हैं? इसे लू कहते हैं। तो लू की परिभाषा यहाँ से निकल के आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। प्रमुख वायुदाब पेटियाँ हैं ये हो गया भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा हो गया। ये होगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कि इधर से ऐसे करके बहते आ रहे हैं। और ये हो गया कर्क रेखा। ये हो गया मकर रेखा। यह होगा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, यानी इस दोनों पेटियों के बीच व्यापारिक पवनें बहती हैं। उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब यानी हार्श अक्षांश। यह सनातन पछुआ हैं जो कि ऐसे चलते हैं। अधोध्रुवीय निम्न दाब हैं ये। और यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वी पवनें ऐसे करके बहती हैं। वही सेम बात ऊपर में भी है। उपोष्ण उच्च दाब यानी हर्ष अक्षांश, ऐसे वायु बह रहे हैं। अधोध्रुवीय निम्न दाब, ऐसे पवनें बह रहे हैं। तो दोनों का मुंह टकराता होगा। ये उच्च दाब है, ये भी उच्च दाब है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट। ऊपर और नीचे, यानी ऊपर नीचे नहीं, नॉर्थ और साउथ। चलिए दोस्तों देखते हैं चक्रवात की
प्राकृतिक आवेश के बारे में हम लोग। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों को खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा था। ज्वारीय प्रतिकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवने के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। यह है चक्रवात द्वारा विनाश का दृश्य। आप चित्र के माध्यम से विनाश के दृश्य को आप देख सकते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर उसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रतिकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। प्रायद्वीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आर्द्रता के बारे में, यानी ह्यूमिडिटी के बारे में। ये हैं चक्रवाती वर्षा और ये हैं पर्वतीय वर्षा और ये हैं संवहनीय वर्षा के चित्र। आगे देखते हैं आर्द्रता के यानी ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये बाष्प के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती हैं। वायु के गतिमान रहने की स्थिति में यह संघनित हो जाती हैं। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा
कहलाता है ज़्यादातर। यही कलर ले लेते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वाला कहलाता है वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटने जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्री वर्षा। ये वर्षा के प्रकार हैं। आगे देखते हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। वर्षण के दूसरे रूप हिमसहिम वृष्टि या ओला कहलाता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है? तो क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो समतापमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो समतापमंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती हैं उसे हम कहते हैं वर्षा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती हैं तो उसे हम कहते हैं वर्षा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। चलिए देखते हैं। व्यापारिक पवनें सूर्य से आने वाली ऊर्जा। व्यापारिक पवनें सूर्य से आने वाली ऊर्जा। लू स्थानीय पवन के कारण। मानसून मौसमी पवन। पवन की क्षैतिज गति। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर हैं, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते